change in direction the change in direction of light when it passes the change in direction of light when it passes from one medium to another, when it passes from the change in direction of light when it passes from one medium to another obliquely, when it passes from one medium to another when it passes from one medium to another obliquely, comma, तो ऑब्लिकली मतलब क्या होता है? बताता हूँ, is called refraction of light. Is called refraction of light. द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट की डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है ऑब्लिकली. ऑब्लिकली का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पास नहीं होगी, एट एन एंगल टकराएगी. वो कैसे? जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि ये एक रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो होता है ना, वो कांच का बना हुआ एक रेक्टेंगुलर पीस होता है. कांच का बना हुआ एक रेक्टेंगुलर पीस होता है. तो अगर उसमें एक रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है, मतलब 90 डिग्री पर स्ट्राइक करती है, तो उसमें किसी तरीके का रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसे सीधी की सीधी निकल जाती है. ठीक है? जैसे कि एक मैच बॉक्स होता है ना, माचिस, तो वो माचिस समझ लीजिए कि वो गत्ते की ना बन के उसको कांच का बना दिया जाए. ठीक है? ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना दिया जाए, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपने एक लाइट रे को ऐसे स्ट्रेट पास करवा दिया, मतलब 90 डिग्री पर पास करवा दिया, तो लाइट रे ऐसे टकराएगी और बिल्कुल इसी रास्ते बिल्कुल सीधे सीधे 90 डिग्री पर ही पास ऑन करके निकल जाएगी. ठीक है? तो इस तरह से जो लाइट रे निकलती है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम ये बोल देते हैं कि भाई ये तो स्ट्रेट पास ऑन कर रही है और ये स्ट्रेट टकरा रही है उस पर. लेकिन अगर उसी जगह हम ये देखें कि लाइट रे जो है वो ऐसे टेढ़ी टकरा रही है, सीधी नहीं टकरा रही है, टेढ़ी एट एन एंगल टकरा रही है, तो इसको ये जो इंसिडेंट हुई है ना लाइट रे, मतलब ये जो टकराई है, इंसिडेंट होने का मतलब टकराना, तो ये जो इंसिडेंट हुई है लाइट रे, हम ये कहेंगे कि ये एक एट एन एंगल इंसिडेंट हुई है, यानी कि ये इस पर ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रही है, एट एन एंगल स्ट्राइक कर रही है. ऑब्लिकली का मतलब स्ट्राइकिंग अ सरफेस एट एन एंगल. ठीक है? तो ये सीधी ना करके ये टेढ़ी यानी कि एट एन एंगल स्ट्राइक कर रही है, इसको बोलते हैं ऑब्लिकली स्ट्राइक करना. सोचिएगा कि अगर यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब ना होता, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो ये लाइट रे ऐसे निकल जाती सीधी, लेकिन ये ग्लास स्लैब आ गया तो ये थोड़ा सा ना टिल्ट हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी. फिर मतलब जब ये एयर से ग्लास के अंदर एंटर करी तो थोड़ा सा टिल्ट हुई, ऐसे ही अब ग्लास से वापस एयर के अंदर आएगी तो फिर थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगी. ठीक है? तो ये जो लाइट का बैंड होना है ना, लाइट का जो मुड़ जाना है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो दोनों में अब तक समझ लीजिए रिफ्लेक्शन में क्या था, इंसिडेंट लाइन और रिफ्लेक्टिव लाइन दोनों इक्वल होगी ना? नहीं, मतलब क्या होगा कि इंसिडेंट लाइट ऐसे होगी तो रिफ्लेक्टेड रे थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी. फिर जो नीचे निकलनी वो दोनों इक्वल होगी ना? इक्वल नहीं होगी, पैरेलल होगी. पैरेलल होगी कि अगर इसको आगे हम स्ट्रेट पास ऑन करा दें, अगर इसको इंसिडेंट रे को आगे हम एक्सटेंड कर दें, तो ये जो लाइट रे निकली है ना, जो टकरा कर मुड़ी है, इसको तो कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और फिर जो टकराने के बाद दोबारा वापस बाहर निकली है उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे. ठीक? तो ये मैं डिटेल में आपको अभी नोट करवाऊंगा. फिलहाल तो हमें सिर्फ ये समझना है कि जब लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में टकराएगी, तो टकराने के बाद वो थोड़ा सा मुड़ जाएगी और फिर आगे पास ऑन करेगी. रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि टकरा के वापस आती थी लाइट रे, लेकिन ये तो रिफ्लेक्शन में होता था. रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये लाइट रे पास कर जाती है, आर पार निकल जाती है. ठीक है? कोई डॉटेड लाइन से नहीं बनाएंगे? डॉटेड लाइन से तो तब बनाते हैं जब कोई लाइट रे एग्जिस्ट ही नहीं करती. जैसे मान लीजिए ये वाली है, ये तो एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे ये मुड़ गई तो ये भी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, लेकिन ये लाइट रे मतलब इंसिडेंट को अगर मुझे आगे एक्सटेंड करना हो तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है.
तो इसको फिर हम डॉटेड से बनाएंगे इमेजिनेशन इमेजिनेटिव लाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन or bending of light takes place, refraction or bending of light or bending of light takes place at the boundary or interface at the boundary or interface of two media. At the boundary or interface of two media. बाउंड्री का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी, जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री है, और मीडिया का मतलब क्या हो गया कि जो मीडियम होता है ना, मीडियम की प्लूरल फॉर्म को हम मीडिया बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर जब लाइट रे आ रही थी, ट्रैवल कर रही थी, तो ये मीडियम क्या था, ये एयर था। और ये जो ग्लास स्लैब है, यानी कि ग्लास का बना हुआ है ये स्लैब, तो ये जो ग्लास स्लैब है ये किसका बना हुआ है, ये ग्लास का बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो मीडियम है, एक एयर है और एक ग्लास है। तो दो हो गए ना, मतलब एक से ज़्यादा हो गए। तो जो प्लूरल फॉर्म है उसको हम मीडियम की प्लूरल फॉर्म को हम मीडिया बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि एयर का और ग्लास का, इन दोनों मीडियम का ये बाउंड्री है। बाउंड्री को इंटरफेस भी बोल देते हैं, तो ये बाउंड्री है। तो यहाँ पर ही रिफ्रैक्शन होता है कि जैसे यहाँ पर टकराई तो बाउंड्री क्रॉस करते ही एकदम लाइट की जो डायरेक्शन है, लाइट रे की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। इस चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये बाउंड्री पर होता है हमेशा। उसके बाद उसका क्या रिफ्लेक्शन, नहीं सर, मतलब ग्लास स्लैब को कुछ नाम होगा जिसकी वजह से होता होगा। ग्लास स्लैब को ग्लास स्लैब भी कहते हैं। सर और कुछ नहीं होता, जैसे मिरर में होता था ना रिफ्लेक्शन, तो सर रिफ्रैक्शन में किस में होता है? रिफ्रैक्शन किस में होता है? रिफ्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें, जो भी हमको ट्रांसपेरेंट चीज़ मिलेगी ना, उसमें सब में रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। ट्रांसपेरेंट चीज़ें क्या होगी, जैसे हमने मिरर की बात करी थी। मिरर कैसे बना कि कांच का एक टुकड़ा लिया और कांच के टुकड़े को पीछे से पेंट कर दिया, तो वो मिरर बन गया। उसको पीछे से पेंट मत करो तो लाइट रे टकरा कर वापस नहीं आएगी, फिर आर पार निकल जाएगी। तो लाइट रे का आर पार निकलना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब वो जो लाइट रे है ना, वो जब हम स्ट्राइक करवाते हैं, तो अगर हम सीधी लाइट रे स्ट्राइक करवा रहे हैं तो फिर वो सीधी चली जाएगी। लेकिन अगर हम एक एंगल पर स्ट्राइक करवा रहे हैं कि ऑब्लिकली, तो जब हम ऑब्लिकली करवा रहे हैं तो फिर वो थोड़ी सी मुड़ कर जाएगी, थोड़ा सा मुड़कर फिर निकलेगी। तो इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। तो ग्लास स्लैब क्या है, दोबारा बोलिए। सर वाटर में भी तो रिफ्रैक्शन होता है। वाटर में भी होता है, क्योंकि वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप ये देखें कि भाई जो ओशन में होता है वो हमेशा ब्लू ही दिखता है, ट्रांसपेरेंट। अच्छा, वो तो अलग रीज़न है उसका तो रीज़न जो है वो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ये होता है कि जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, पूरे एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट है, सनलाइट को हम ये बोलते हैं कि सनलाइट देखने में तो वाइट कलर की लाइट है, लेकिन इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, 7 रंग उसमें मिले हुए हैं, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो रेड की होती है। तो रेड की स्पीड क्योंकि सबसे ज़्यादा है, तो जैसे ही सुबह सूरज उगता है ना, तो वो हमको लाल रंग का इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि 7 अलग अलग रंग हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, और वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब स्पीड भी सबसे ज़्यादा स्पीड रेड कलर की होती है। तो वो रेड कलर बड़ी तेज़ी से चलता हुआ हमारी आंखों में एंटर कर जाता है, तो इस वजह से हमको जो सूरज है वो लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है।
और बाकी की जो वेवलेंथ्स हैं, बाकी कलर की वेवलेंथ्स जो हैं वो थोड़ी स्लो है, उनकी स्पीड थोड़ी कम है। तो बाकी की जो है जैसे कि वायलेट हो गई, इंडिगो हो गई, ग्रीन हो गई, येलो हो गई, ये धीरे 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 ट्रैवल करके आती है। इनमें कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, कुछ मिनट्स का टाइम लगता है बल्कि, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो फिर कुछ मिनटों के बाद में फिर सूरज हमें लाल दिखाई नहीं देता, फिर वो धीरे धीरे सफ़ेद ही दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद सारी की सारी लाइट रेज जो है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं और आना शुरू हो जाती हैं। अब जो समंदर की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सबसे स्लो जो वेवलेंथ होती है, सबसे स्लो जो स्पीड होती है वो वायलेट की होती है। वायलेट को ये बोल देते हैं कि ब्लू की फैमिली का है, ये ब्लू की फैमिली का है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो हमारा समंदर है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, दूर दूर तक हमारी नज़र उसी पर जाती है। तो उस पर जो हाई वाली मतलब हाई स्पीड की जितनी भी लाइट्स हैं वो तो सब रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, आर पार चली जाती हैं, ग्राउंड तक चली जाती हैं। मतलब ग्राउंड मतलब कहाँ, समंदर के नीचे वाले लेवल तक चली जाती हैं। लेकिन जो ब्लू वाली वेवलेंथ है वो इतनी कम है, इतनी कम है कि वो अंदर एंटर नहीं कर पाती। तो वो क्या होती है, वो पानी के पूरे सरफेस पर फैल जाती है, इस वजह से हमको वो ब्लू कलर का नज़र आता है। ठीक है, तो ये सवाल जो आपने पूछा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी चैप्टर में हमें ये 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो तारे हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं, जो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर जो एटमॉस्फेयर है सन के आसपास का वो हमें लाल क्यों नज़र आता है, जो पूरा का पूरा आसमान है वो हमको ब्लू नज़र क्यों आता है, आसमान नीले रंग का नज़र आता है, क्यों नज़र आता है। ठीक है, और दूसरा कि जब ये देखा जाता है ना, जो तारे हैं, जब तारों को नीचे से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन जब ऑब्जर्व करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ऊपर तो वो देखते हैं कि अरे दिखाई तो बहुत दूर दे रहा था, है तो बहुत नज़दीक, तो इतनी दूर होता नहीं है जितनी दूर वो नज़र आता है। तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब रिफ्रैक्शन ये लगता है कि भाई रिफ्रैक्शन ऐसे कैसे हो रहा है, क्या पूरे आसमान में कहीं पर कोई कांच वाँच लगा हुआ है क्या जो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कांच वगैरह कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग लेयर्स हैं उनमें मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, वो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वही ऐसे एक्ट करती है जैसे कांच की बहुत बड़ी फिल्म लगी हुई हो पूरे एटमॉस्फेयर में। उस फिल्म की वजह से ही हमको बरसात के ठीक बाद रेनबो नज़र आता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होती हैं। तो इसलिए उसमें हमारा जो सारे के सारे जो कलर्स हैं वो पढ़ेंगे, प्रिज्म वगैरह और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, करेंगे उसको। तो फिलहाल तो बस ये देखिए कि रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है उस पर लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो वो बेंड कर जाएगी। तो अब जरा नोट करें आप, एक डायग्राम बनाएंगे। उसमें अगर हम किसी गिलास में पानी भर के रखें उसको धूप के सामने रख दिए तो सर वो पानी नहीं दिखाई देगा। अलग अलग रंग दिखाई देंगे, अलग अलग एंगल से अगर हम देखेंगे ना तो हमको लगेगा कि जैसे पानी के अलग अलग रंग हैं। कभी एक काम करना, स्प्रे बॉटल होती है ना, धूप निकल रही है बड़ी ज़बरदस्त, सूरज की तरफ देखना, स्प्रे बॉटल लेना और ऐसे ऐसे उसको मतलब स्प्रे करना, तो जो उसकी ड्रॉपलेट्स उड़ेंगी ना आपको रंग बिरंगी नज़र आएंगी वो, है ना, करके देखना कभी। तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। करेंगे उसको, मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा ढंग से। चलिए अब इसमें डायग्राम बना लो। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं, कैसी भी लाइन हो सकती है, ऑब्लिक हो सकती है। ऑब्लिकली मतलब एट एन एंगल होगी। ठीक है, तो एक टेढ़ी लाइन है जो इस पर ऐसे स्ट्राइक कर रही है, तो जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, यानी कि नॉर्मल। परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। तो ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो ये लाइट रे ऐसे निकल जाती सीधी, लेकिन यहाँ तो ग्लास स्लैब है, तो होगा क्या कि ये लाइट रे जो है ये टिल्ट हो जाएगी ऐसे, ऐसे ये मुड़ गई। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली जो रे है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे।
रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद जब ये कांच में पूरा, इसने पहले तो एयर में ट्रैवल कर रही थी, फिर कांच में ट्रैवल करने लगी। कांच में ट्रैवल करने के बाद जब ये वापस एयर में निकलेगी ना, जब ये वापस एयर में निकलेगी तो ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी उसके पैरेलल हो जाएगी, और इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। सर ये नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितना एंगल बनाती है? रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो है वो कितना भी बना सकती है एंगल, वो असल में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल नहीं होता। जो हमने रिफ्लेक्शन में रूल्स पढ़े थे ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर एक अलग रूल होगा, वो मैं करूँगा अभी, समझ रहे हैं? तो ये जो आर है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कोई भी एंगल हो सकता है, अलग एंगल होगा, ये इसका इंसिडेंस एंगल से कोई लेना देना नहीं है। और इसको मेजर करने का एक तरीका होता है, वो बताऊँगा अभी आपको, समझ गए? ओके सर। अभी देखिए ये जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में ये पैरेलल है, इन दोनों के बीच में गैप होता है, गैप होता है। इस गैप को हम बोलते हैं LATERAL, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अब नोट करें, the angle between the incident ray and normal is called angle of incidence. The angle between the incident ray and normal is called angle of incidence. Next point लिखें, the angle between the refracted ray and normal is called angle of refraction. Is called angle of refraction. इसमें ये है कि जैसे ना इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे क्या हुआ कि कोई भी एक लाइट रे है जिसने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर, ये क्या है, ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है, एक ना क्यूबॉइड होता है, जैसे एक छोटा सा क्यूबॉइड होता है, जैसे माचिस होती है, मैच बॉक्स होती है। तो मैच बॉक्स जो है वो कार्डबोर्ड की बनी होती है, वो कार्डबोर्ड का मैच बॉक्स ना बोलकर आप बोल दीजिए कि ये शीशे का, कांच का बना हुआ मैच बॉक्स है। तो इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसको हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर अगर एक इंसिडेंट रे, मतलब एक लाइट रे स्ट्राइक कर रही है ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब क्या है, टेढ़ी, एट एन एंगल। एट एन एंगल अगर एक लाइट रे स्ट्राइक कर रही है तो जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, उस परपेंडिकुलर को हम बोल देते हैं नॉर्मल, ठीक है? तो ये इंसिडेंट रे कायदे से अगर देखा जाए तो ये लाइट रे ऐसे जाती सीधी, डॉटेड रे मैंने आगे बनाई है कि अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आता तो ये सीधी चली जाती, लेकिन बीच में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आ गया तो इस ग्लास स्लैब की वजह से हुआ क्या, ये लाइट रे सीधी जाने की बजाय थोड़ी सी टिल्ट हो गई, मुड़ गई। ये जो बेंडिंग है ना लाइट का, लाइट की जो बेंडिंग है, इसी को हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन हो गया, तो जो ये रिफ्रैक्शन हुआ है तो इस लाइट रे को यहाँ से और यहाँ तक वाली इस लाइट रे को मैं बोलूँगा रिफ्रैक्टेड रे। बेंड हो गई ना लाइट, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन।
इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। फंडा बिल्कुल सेम है, जैसे रिफ्लेक्शन में था कि नॉर्मल के साथ यानी कि परपेंडिकुलर के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली इसी नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यदि क्वेश्चन सर होलोस के लिए है ऐसे या फिर अंदर पे लोगोस के लिए है? कौन सा चीज़? ऐसे दोनों फिगर में सर होलोस के लिए हो सकता है ऐसे हॉलो के लिए तो नहीं होगा, तो सॉलिड के लिए होगा, है ना? क्योंकि हॉलो में क्या होगा, हॉलो में तो अंदर एयर है, तो फिर वो बाहर जैसे एयर में लाइट रे ट्रैवल कर रही है फिर उसी तरीके से ट्रैवल करेगी। हाँ, किससे ट्रैवल होगी सर? ये तो सॉलिड के लिए है कि सॉलिड जो है मतलब सॉलिड ग्लास बना हुआ है, तो होता क्या है कि ये तो है एयर यानी कि ये एक ऐसा मीडियम हो गया जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स दूर हैं एक दूसरे से, और ये सॉलिड ग्लास स्लैब है। तो सॉलिड ग्लास स्लैब का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा मीडियम है, सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो जो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से ये बेंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो हॉलो के लिए नहीं होगा, हॉलो के लिए नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लाइट रे जो है ये ग्लास में से निकल के वापस एयर में आ गई, तो जब ये वापस एयर में आ गई तो ये बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करेगी, पर क्योंकि मुड़ चुकी थी तो यहाँ से ये क्या होगी कि ओरिजिनल जो इंसिडेंट रे थी उसके पैरेलल हो जाएगी, और जो लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होती हुई फिर वापस ओरिजिनल मीडियम में आती है उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, तो ये हमारी इमर्जेंट रे हो गई, और इमर्जेंट रे और ओरिजिनल जो इंसिडेंट रे थी उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोल देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा होता है कि उनके लाइट रे बेंड कर जाती है, वो रीजन देखेंगे। The refraction of light is due to the refraction of light is due to the change in the speed of light is due to the refraction of light is due to the change in the refraction of light is due to the change in the speed of light on going from one medium to another. On going from the refraction of light is due to the change in the speed of light on going from one medium to another. Next one लिखेंगे greater the difference in the speeds of light difference in the speeds of light in the two media greater the difference in the speeds of light in the two media
greater the difference in the speeds of light in the two media, greater will be the amount of refraction. ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का बेंड हो जाना। तो आप ये देखिएगा कि कॉज क्या है, रीज़न क्या है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन इस वजह से होता है कि अगर मान लीजिए मैं एक मीडियम की बात करूं और हम ये कहें कि एक मीडियम से लाइट रे जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो दोनों जो मीडियम्स होते हैं ना अलग अलग, उन दोनों मीडियम्स में जो स्पीड होती है ना लाइट की वो भी अलग अलग होती है। तो वो जो स्पीड होती है लाइट की वो अलग अलग क्यों होती है? ये डिपेंड करता है कि हम लाइट रे को किसी सॉलिड में पास करा रहे हैं, लिक्विड में पास करा रहे हैं या गैस में पास करा रहे हैं। आप खुद सोचिएगा हम ऐसे ही खड़े हुए हैं हवा में, तो हवा में हम अपना हाथ को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, बड़े आराम से हम हाथ को हिला पा रहे हैं। तभी हमने क्या करा कि कहीं पानी भरा हुआ है, हम पानी में अपने हाथ को हिलाने की इस तरीके से कोशिश करते हैं। तो हवा में जिस फ्रीनेस के साथ, हवा में जिस फ्रीडम के साथ मैं अपने हाथ को घुमा पा रहा था, उतना जो फ्रीनेस है वो मेरे को पानी में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पानी क्या हो गया, लिक्विड मीडियम हो गया। तो लिक्विड में पार्टिकल्स जो हैं वो गैस के कंपैरिजन में, हवा क्या है, गैस ही तो है, तो गैस के कंपैरिजन में उसमें जो पानी है, पानी के पार्टिकल्स थोड़ा क्लोजली पैक्ड होते हैं, थोड़ा सा नज़दीक होते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो मेरे हाथ को रोकने की कोशिश करेंगे, इस वजह से हम फ्रीली, हमारा फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता वाटर के अंदर। वहीं अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर तो हाथ ही नहीं जाएगा। सोचो ये चेयर है, ये वुड की चेयर है, इसके अंदर अगर मैं हाथ घुसाने की कोशिश करूँ हाथ में चोट लग जाएगी, हाथ अंदर जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लाइट रे की बात करते हैं, किसी भी लाइट रे की बात करते हैं, तो लाइट रे भी बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करती है। तो लाइट को भी अगर मैं मान लीजिए एयर में पास करवाऊँगा तो एयर में आराम से पास करेगी। तो इसका मतलब एयर में उसकी स्पीड अच्छी खासी होगी, तेज़ स्पीड होगी। लेकिन फिर एयर से जब वो ग्लास के अंदर पहुँची तो उसकी स्पीड में चेंज आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एयर में जो उसकी स्पीड थी और सॉलिड में जो उसकी स्पीड थी, उन दोनों स्पीड में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग होगी, उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। तो यही रिफ्रैक्शन का मेन कॉज है कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे एंटर करती है तो जो स्पीड है, स्पीड चेंज होती है, और स्पीड चेंज होती है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। लाइट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। बताइए, क्लियर है? सर जो लाइट की डायरेक्शन होती है सर वो फिर उन्हीं पार्टिकल्स के बीच से निकलकर पार्टिकल से तोड़ते हुए निकलती है। पार्टिकल्स के बीच में से निकलती है, बस वो जो पार्टिकल्स हैं क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है ना, तो उनके बीच में जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिलता है वहाँ वहाँ वो निकल जाती है। अब क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिल भी जाता है। लेकिन अगर मैं ओपेक मीडियम की बात करूँगा, टॉर्च लेके बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है मेरे पास, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट मैं इस दीवार के आर पार निकालने की कोशिश करूँ, निकलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत है ग्लास में, तो इस वजह से निकल जाती है, ठीक है। अगला नोट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लाइट वेव्स, इसी में लिखेंगे लाइट वेव्स travel faster in air but slower in gases. Light waves travel faster in air travel faster in air but slower in glass. Therefore, the speed of light
changes when it enters and therefore the speed of light changes when it enters from air to and therefore the speed of light changes when it enters from air to glass slab and hence its direction also changes. And hence its direction also changes. नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड optically rarer medium and optically denser medium. Rarer medium and optically denser medium. A medium, first point लिखेंगे, a medium in which the speed of light in which the speed of light is known as the medium in which the speed of light is known as optically rarer medium. Medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium. Next point लिखें. The medium in which the speed of light is less medium in which the speed of light is less is known as optically डेंसर मीडियम. तो एक मीडियम जो है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल से मिलकर वो मीडियम बना है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ना खुले खुले पैक्ड है, रेयरली पैक्ड है. रेयर का मतलब होता है कि बीच में जो है उनके काफ़ी स्पेस है. तो जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी रेयरली पैक्ड है. तो सीधी सीधी बात है भाई, उसमें अगर लाइट को हम पास करवाएंगे तो लाइट की स्पीड खूब अच्छी खासी होगी, तेज़ होगी लाइट की स्पीड. तो जिसमें लाइट की स्पीड तेज़ होती है उसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम. जिसके पार्टिकल्स, जिस मीडियम के पार्टिकल्स, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पेट्रोल हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, हनी हो सकता है. तो अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं. तो उन मीडियम्स में जितने ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे उतनी ही कम स्पीड होती चली जाएगी. तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है हमेशा दो मीडियम्स को कंपेयर करा जाएगा आपस में.
जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। हम किसी एक पार्टिकल को या किसी एक मीडियम को हम रेयर मीडियम नहीं बोल सकते कि ये रेयर ही होगा हमेशा ना, ऐसा नहीं होगा। कैसे? आप ये देखिएगा कि मैंने क्या करा कि मैंने दो तरीके के लिक्विड ले लिए, एक ले लिया मैंने पेट्रोल ले लिया और एक मैंने ले लिया वाटर। तो पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर, वो वाटर से के कंपैरिजन में बहुत लाइट होता है। तो हो सकता है कि लाइट जो वाटर है, वाटर में स्पीड की लाइट की जो स्पीड है वो कम हो और पेट्रोल में ज़्यादा हो, तो पेट्रोल रेयर मीडियम हो गया वाटर के कंपैरिजन में। तो दो चीज़ों को कंपेयर करके ही हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। तो जो मीडियम डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जो मीडियम रेयर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इट हैज़ बीन फाउंड दैट हाँ बिल्कुल, एयर जो है वो रेयर मीडियम नहीं आएगा। जनरली एयर में बहुत अच्छी तेज स्पीड ऑफ लाइट होती है, उससे ज़्यादा किसी में होती ही नहीं है, तो उसको बोल देते हैं कि रेयर में भी सबसे ज़्यादा रेयर वही है। वाटर तो डेंसर में आएगा। अगर एयर से कंपेयर करेंगे ना तो सारे मीडियम ही डेंसर होंगे अगर एयर से कंपेयर करें। और सर वैक्यूम को क्या होगा फिर? वैक्यूम जो होता है, क्योंकि लाइट जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट आपने सुना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो होता क्या है कि वैक्यूम में हम ये कह देते हैं किसी भी तरीके की कोई गैस होती ही नहीं है। अब जो गैस है वो बहुत सारी, अगर मैं मान लीजिए नॉर्मल एयर की बात करूँ तो नॉर्मल एयर में क्या है कि मिक्सचर ऑफ गैसेज है, बहुत सारी गैसेज हैं, उनका मिक्सचर है। तो हम ये बोल देते हैं कि वैक्यूम हो चाहे एयर हो, दोनों में ही स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ही होता है। दोनों में हम स्पीड ऑफ लाइट सेम लेकर चलते हैं, 3 × 10⁸। सर फिर डेंसर कौन सा होगा फिर? दोनों को सेम ही कहेंगे हम ये कहेंगे कि दोनों के दोनों मीडियम सेम ही है। अगर एयर से वैक्यूम में भी लाइट एंटर कर जाती है ना तो बेंडिंग होगी ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट ही चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मीडियम चेंज हुआ ही नहीं। तो अगर लाइट रेज के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, एयर को और वैक्यूम को कंपेयर करा जाए तो कोई रेयर नहीं है, कोई डेंसर नहीं है, दोनों एक जैसे ही लिए जाते हैं। ठीक है, अगला नोट करें, इट हैज़ बीन फाउंड दैट, फर्स्ट पॉइंट लिखें, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। फर्स्ट पॉइंट लिखें, when a ray of light goes from a rarer medium when a ray of light goes from a rarer medium to a denser medium, from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal, it bends towards the normal, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है रे ऑफ लाइट। सेकंड पॉइंट, सर ग्लास रेयर मीडियम होगा या फिर डेंसर? किसके कंपैरिजन में कंपेयर तो करेंगे ना हमेशा। तो अगर एयर से ग्लास में लाइट रे जा रही है तो बताओ क्या होगा? सर वो ट्रांसपेरेंट, हाँ ट्रांसपेरेंट है, लेकिन है तो सॉलिड, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के कंपैरिजन में थोड़े क्लोजली पैक्ड होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? तो हमेशा जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कंपेयर किसके साथ में कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पानी के अंदर पड़ा हुआ है, पानी के अंदर हमने इसको डाल रखा है, तो तब भी क्या होगा कि पानी लिक्विड है और जो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये सॉलिड है। तो उस लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे ही होंगे। तो उस लिक्विड के कंपैरिजन में जो ये है हमारा ग्लास स्लैब, ये डेंसर हो जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर लाइट रे एयर से लिक्विड में आ रही है तो फिर लिक्विड डेंसर होगा, एयर रेयर होगा। अगर लाइट रे लिक्विड से ग्लास के अंदर जा रही है तो फिर लिक्विड रेयर हो जाएगा ग्लास के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्लास तो सॉलिड है। समझ गए? सेकंड लिखें,
When a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, when a ray of light goes from a denser medium to a when a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal medium. It bends away from the normal medium. आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मीडियम है, इधर मान लीजिए कि एयर है और फिर एयर से ये ग्लास में जा रहा है। ये जो मीडियम है ये एयर है, ठीक है, और एयर से ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास है। तो ये मीडियम कौन सा हो गया, ये ग्लास हो गया। यानी कि लाइट रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है, रेयर से डेंसर में। तो रेयर से जब डेंसर में लाइट रे मीडियम में एंटर करेगी, रेयर से डेंसर में, तो लाइट रे क्या होगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो आप ये देखिए कि मैंने इस पॉइंट पर नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। तो जब ये लाइट रे यहाँ पर आ रही थी, तो अगर ये ग्लास ना आता तो ये सीधी निकल जाती, लेकिन ये बैंड कर गई। और कहाँ बैंड कर गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। समझ गए, ठीक, नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब दूसरी जगह देखते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ग्लास है और फिर नीचे वापस एयर है। अब ये ग्लास से वापस एयर में जा रही है, तो यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें ऐसे। अगर कायदे से ये मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, तो ये ऐसे ही जाती रहती, ऐसी सीधी जाती रहती। लेकिन लाइट रे जो है, लाइट रे का मीडियम चेंज हो गया, ये ग्लास से एयर में एंटर कर गई, तो ये सीधी ना जाकर इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल कहाँ पर है, ये नॉर्मल लाइन यहाँ पर है, तो ये जो नॉर्मल लाइन यहाँ पर है, तो ये नॉर्मल की तरफ ना झुककर नॉर्मल से अवे हो गई। तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो थ्री मीडियम होते तो सब एयर रखा, फिर ग्लास रखा, फिर वाटर रखा। हाँ, हमने क्या करा कि एयर रखा, ग्लास रखा और फिर वाटर रखा। अब मान लो नीचे यहाँ पर वाटर है, तो जो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड का अगर कंपैरिजन करें तो भी तो ये रेयर मीडियम ही होगा लिक्विड, तब ये नॉर्मल से दूर ही जाएगी, ठीक है। एंगल चेंज है, हाँ एंगल चेंज, हाँ, एंगल चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें तो ज़्यादा डेविएट करेगी, है ना, उसमें उतना डेविएट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाएगी। और अगर कोई ग्लास से ज़्यादा टेंशन हुआ तो, और अगर ज़्यादा डेंसर हो गया तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। मतलब कायदे से तो ये सीधी जाती, लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती, फिर ऐसे हो जाती, ऐसा होता है। क्लियर है, चलिए जी, ये हो गया हमारा। इसके बाद में हम 3 केसेस देखेंगे। सर ग्लास से टेंशन कुछ होता है, ग्लास से ग्लास से डेंसर क्या बताऊँ, ग्लास की भी अलग अलग कैटेगरीज हो गई। एक थोड़ा मतलब ऐसा हो गया जो जल्दी ही टूट जाता है, और एक थोड़ा हार्ड ग्लास हो गया, टफेंड ग्लास हो गया। तो जो टफेंड ग्लास है उसमें पार्टिकल्स और डेंसली पैक्ड होंगे, तो वो और ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 1, 2 और 3 केसेस देखते हैं। सर कई लोग ग्लास में सफ़ायर ऐड करते हैं, सर वो फिर क्या होता है? दोबारा बोलो, क्या करते हैं? ग्लास में सफ़ायर ऐड करते हैं। ग्लास में सफ़ायर ऐड करते हैं, तो यार वो वाला जो केस है ना, उसमें क्या है ना कि उसमें जो सरफेस है वो सरफेस भी स्मूथ नहीं होती। उसमें तो ये हो गया कि मतलब जो लाइट रे है वो कई बार क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बाहर निकल ही नहीं पाती। तो इसीलिए जब ग्लास में आप सफ़ायर ऐड करोगे तो वो तो नग बन जाता है और वो चमकने लगता है, तो उसके अंदर लाइट रेज अंदर ही अंदर बार बार रिफ्लेक्ट होती है। जैसे आईफोन के पीछे कैमरा का जो लेंस होता है वो सफ़ायर का ही होता है, सफ़ायर और ग्लास के पीछे।
तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, फिर उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। उसमें अंदर ही लाइट रे बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो भाई इमेज कैसे बन जाता है? ये मैंने सोचा नहीं कभी। कौन सा वाला कोई एक एग्जांपल बताओगे? कोई एक एग्जांपल बताओगे? कैमरे के साथ लेंस के साथ सफायर का कॉम्बिनेशन। पक्का ऐसे ही होता है, मुझे मालूम नहीं है। आईफोन के साथ बैक कैमरा की लेंस में होता है सफायर कॉम्बिनेशन। डिस्प्ले में भी होता है तो हाँ, तो मुझे मालूम नहीं कि वो उसमें सफायर ऐड करा हुआ था, लेकिन वही है कि अगर हम ये बोलेंगे कि उसमें मतलब, लेकिन फिर भी क्या हो गया कि उसकी डेंसिटी बढ़ गई, लाइट रे तो बाहर निकलेगी। मतलब वो तो स्मूथ लेंस हो गया ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें थोड़ी कटिंग करी होती है लेंस में। जैसे मान लीजिए कटिंग करी हुई होती है ना, तो मान लो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे, फिर एक लाइट रे ऐसे आ गई, मतलब एक कटिंग उसकी ऐसे आ गई। तो जनरली मैं ये सोच रहा हूँ कि जनरली जो ऑर्नामेंट्स वगैरह में जो सफ़ायर यूज़ करा जाता है, तो मैं वो सोच रहा था कि उसमें जो कटिंग करी जाती है ना, उसमें लाइट रे कभी बाहर ही नहीं निकलती, जैसे डायमंड। उसमें सिर्फ क्रिस्टल कॉमन। हाँ, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप लेंस की बात कर रहे हो तो लेंस में तो लाइट रे आर पार निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। लेंसेज भी हम देखेंगे अभी, लेंसेज जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो वो भी हम करेंगे। वैसे तो होते हैं 8 तरीके के, लेकिन यहाँ पर 2 ही तरीके के करने हैं। 8 तरह के होते हैं लेंसेज, लेकिन यहाँ पर बस 2 टाइप के ही करने हैं, वो 12th क्लास में करोगे। तो यहीं पे खत्म हो जाएगा सर लेंस। यहाँ पर तो 10th में तो यही खत्म हो गया। क्या है कि जो आप लोग 9th में पढ़ कर आए हैं ना, 9th में था ही नहीं उसका नहीं, 9th में ये वाली चीज़ नहीं थी। 9th में जो आप लोग साइंस में पढ़ कर आए हैं वो बहुत सारी चीज़ें 11th में रिपीट होंगी, और जो आप यहाँ 10th में पढ़ रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें 12th में रिपीट होंगी। देखना आप, जैसे 9th में आपने कराया ना ग्रेविटेशन, मोशन और आपका वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो ये सारी न्यूटन चीज़ें पे बेस्ड हो रहा है। 11th में। हाँ 9th पूरा न्यूटन पे बेस्ड था। हाँ सारा, तो 11th में भी यही है सारी चीज़ें। और 12th में आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारा रे ऑप्टिक्स में आता है। और आगे आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो जितना आप 10th में कर रहे हैं, 10th में सिलेबस थोड़ा कम है। 12th में क्या है कि पहले यही चीज़ें रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद और एक्सटेंशन है उसका, तो ज़्यादा चीज़ें। खैर चलिए, तो यहाँ पर ऑयल और वाटर में आप खुद देखिए, जो हम ऑयल को ही बोलेंगे रेयर, ठीक है। अब वो जो ऑयल है, ऑयल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ऑयल भी अलग अलग तरीके के होते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि कोई ऑयल ऐसा है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो जब वो डेंसिटी उसकी ज़्यादा है तो सीधी बात है वो डेंसर हो गया। और अगर किसी की डेंसिटी कम है वाटर के कंपैरिजन में, तो ठीक है वो रेयर हो गया वाटर के कंपैरिजन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अलग अलग तरीके का ऑयल होंगे, कहीं कैरोसिन है, कहीं टर्पेंटाइन है। टर्पेंटाइन ऑयल समझते हैं ना? टर्पेंटाइन ऑयल जो पेंट करने से पहले जो वुड वगैरह है, वुड पर या टर्पेंटाइन ऑयल, तो वो भी आएगा, उसका भी क्वेश्चन आएगा, वो भी देखेंगे। चलिए जी, तो ये जो अपने 2 पॉइंट्स देखे हैं कि अगर रेयर से डेंसर में जाती है लाइट रे, तो इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसके बाद 2 केसेस और देखेंगे। एक केस देखिएगा, लिखिएगा केस सर सफायर ग्लास से हार्ड होता है या कम होता है? सफायर ग्लास से हार्ड होता है या कम हार्ड होता है? हाँ। तो मेरे को मालूम नहीं इस बारे में। मतलब हम उस हार्डनेस से, देखिए हार्डनेस जो है ना, हार्डनेस की डेफिनेशन जो है वो हम क्या सोचते हैं कि किसी चीज़ को अगर हम दबा रहे हैं तो वो मतलब अगर लग रहा है फील करने में कि नहीं बड़ा हार्ड है, इसको तो मैं दबा ही नहीं पा रहा हूँ, तो वो हार्ड होगा, वो चीज़ नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, इसको दबा रहे हैं तो बड़ी सॉफ्ट है ना। तो कोई चीज़ है, किसी को दबाते हैं तो वो हल्का सा अगर कंप्रेस हो रहा है तो हम कहते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ जब हम साइंस में पढ़ेंगे हार्डनेस और सॉफ्टनेस, अच्छा कोई चीज़ अगर हार्ड है तो उसको कह देते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। स्ट्रॉन्ग में हार्ड में डिफरेंस है। हाँ, क्या डिफरेंस है? स्ट्रॉन्ग मतलब सर से हार्ड मतलब सर कुछ बैंड नहीं होगी, टूटेगी। जैसे स्ट्रॉन्ग मतलब सर वो इनब्रेकेबल टाइप चीज़ होती है। एक ही बात नहीं बोल दी आपने, कुछ एक ही बोल, एक तरह की ही बात बोल दी। इसलिए ये बड़ा अंतर होता है। हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ जो है जिसको हम दबा रहे हैं, मान लीजिए ये वॉल है, मान लीजिए वॉल है या ये वुड है, इसको मान लो हम ऐसे दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं यार दब नहीं रहा, काफ़ी हार्ड है। ये तो कॉमन लैंग्वेज में हमने बोल दिया हार्ड है।
फिर हमने कहा कि अच्छा तवार है, दब नहीं रहा है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, तो हमने कह दिया ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो गई। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब जो है और हार्ड का मतलब बिल्कुल अलग अलग होता है। साइंस में जब हम उसको पढ़ेंगे ना, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, जिसको चाकू से आप काटने की कोशिश करो और वो कटे ना, तो उसको क्या बोल देते हैं, हार्ड। ये तो हार्डनेस की डेफिनेशन है। और जब स्ट्रॉन्गनेस की डेफिनेशन आती है तो ये कहते हैं एनीथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग वेट, जो वज़न उठा सके तो उसको स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं। ठीक है, जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मतलब ये चीज़ टूटेगी नहीं, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो गलत है। ठीक, और हार्ड, ये चीज़ कंप्रेस नहीं हो सकती तो ये हार्ड है, इसको मैं दबा रहा हूँ ये दब नहीं रही, ये दबा रहा हूँ तो ये सॉफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये सॉफ्ट है। नहीं, हार्ड और सॉफ्ट एक दूसरे के अलग अलग हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। हार्डनेस का मतलब है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ इज कॉल्ड हार्ड थिंग, एनीथिंग दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ इज सॉफ्ट, एनीथिंग विच कैन कैरी लार्ज वेट्स उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, एनीथिंग विच कैन नॉट कैरी वेट इज वीक। तो ये चीज़ होती है। अब अगर मान लीजिए हम इस पर आ जाते हैं, जो आप लेंस की बात कर रहे हैं ना कि सफ़ायर का बना हुआ अगर कोई लेंस है तो वो कौन सा मीडियम होगा, तो देखिए होगा तो डेंसर ही, क्योंकि हम जब भी कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादातर हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ कंपैरिजन्स होते हैं वो एयर में ही होते हैं, क्योंकि हम एयर में एटमॉस्फेयर में जिंदा हैं, तो हम एटमॉस्फेयर में ही जो भी चीज़ें देखते हैं वो एटमॉस्फेयर में देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर से अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी लेंस में एंटर करती है तो सीधी बात है वो एयर से ग्लास के अंदर या सफ़ायर के अंदर या किसी भी और सॉलिड के अंदर एंटर कर रही है। तो कोई भी सॉलिड है वो एयर से तो डेंसर ही होगा। तो जब भी मैं डेंसर का और रेयरर की बात करूँगा तो हमेशा मेरी कंपेरेटिव स्टडी होगी कि लाइट रे कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है। समझ गए, समझ गए, क्लियर? हाँ, अच्छा, इसके बाद एक केस 1 नोट करें, इसमें लिखिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट refraction of light when it goes from a rarer medium, when it goes from a rarer medium to a when it goes from a rarer medium to a denser medium. तो ये लाइट रे है, अगर यहाँ पर मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती सीधी। यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। लिख लीजिए बेंडिंग ऑफ लाइट रे टूवर्ड्स, बेंडिंग ऑफ लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल। और एयर है, एयर से लाइट रे कहाँ गई है, ग्लास में। तो रेयर से जब भी डेंसर में लाइट रे एंटर करेगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो हमेशा लाइट रे कहाँ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। बस ये एक डायग्राम बनाकर छोड़ दीजिए। केस 1 ये है, केस 2 और केस 3 करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही कर लो।